अभिवादन। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए एक ऐसे राजनैतिक व्यक्तित्व के जीवन और सफर को समझने की कोशिश करेंगे जो आजकल काफी सुर्खियों में है। सीपी राधाकृष्णन। जी बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके राजनीतिक करियर, उनके व्यक्तिगत जीवन और खास तौर पर जो हालिया घटनाक्रम हुए हैं उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो अहम जानकारियां हैं उन्हें निकालें और समझें कि उनके राजनीतिक सफर के मुख्य पड़ाव क्या रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। चलिए, तो स्रोतों के हिसाब से चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ। जन्म तिथि को लेकर थोड़ा कहीं 20 अक्टूबर 1957 लिखा है, कहीं 4 मई 1957। जी, ये तारीखों में थोड़ा अंतर मिलता है स्रोतों में, पर यह तय है कि जन्म तिरुपुर का है। और उनकी शुरुआती शिक्षा, उनका राजनीति से जुड़ाव, ये सब कैसे हुआ? देखिए, काफी कम उम्र में, महज 16 साल के थे जब उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हो गया था और उसके बाद फिर जनसंघ से जुड़े। अच्छा, 16 साल की उम्र में। हाँ। और 1974 आते आते तो वो जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी बन चुके थे। और पढ़ाई उन्होंने थूथुकुड़ी के वीओ चिदम्बरम कॉलेज से की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए में स्नातक किया। और एक दिलचस्प बात यह भी है जो स्रोत बताते हैं कि वो अपने कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस चैंपियन थे और लंबी दूरी के धावक भी थे। अरे वाह, ये तो काफी अलग पहलू है। राजनीति के साथ साथ खेल में भी इतनी रुचि और उसमें भी चैंपियन। जी हाँ, उनका ताल्लुक कोंगू वेलार गौंडर समुदाय से है। ये भी एक जानकारी स्रोतों से मिलती है। ठीक है, तो खेल और शुरुआती राजनीतिक सक्रियता के बाद उनके संसदीय करियर पर आते हैं। 1998 और 1999 कोयम्बटूर से लोकसभा सदस्य चुने गए। इसका क्या महत्व था, खासकर 1998 का चुनाव जो कोयम्बटूर बम धमाकों के ठीक बाद हुआ था? हाँ, वो बहुत ही संवेदनशील समय था कोयम्बटूर के लिए। 1998 में उन धमाकों के तुरंत बाद चुनाव हुए और उसमें उन्होंने काफी प्रभावशाली अंतर से करीब 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। 1.5 लाख, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी हाँ। और फिर 1999 में भी वे दोबारा चुने गए। हालांकि इस बार अंतर थोड़ा कम था, करीब 55,000 वोटों का, लेकिन ये दोनों जीतें तमिलनाडु की राजनीति में खासकर भाजपा के लिए बहुत अहम थी। अहम क्यों थी? क्या खास था इनमें? खास ये था कि ये जीते एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के तहत मिली थी और ये तमिलनाडु में, जहां ज्यादातर द्रविड़ राजनीति का ही प्रभाव रहा है, वहां भाजपा की शुरुआती बड़ी सफलताओं में से एक थी। एक तरह से पार्टी के विस्तार की निशानी थी ये। समझ गया। तो ये महज चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु में भाजपा के पैर जमाने की कोशिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बिल्कुल। लेकिन ये भी सच है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इसके बाद के जो लोकसभा चुनाव हुए 2004, 2014 और 2019, उनमें उन्हें कोयम्बटूर से जीत नहीं मिल पाई। अच्छा, यानी लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा उसी सीट से। जी, पर 2014 में हारने के बावजूद एक बात ध्यान देने वाली है कि उन्हें तमिलनाडु के सभी भाजपा उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। तो ये उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता दिखाता है शायद। हाँ, कह सकते हैं। उनका जो अपना जनाधार है, और जैसा मैंने पहले कहा, वो कोंगू वेलार गौंडर समुदाय से आते हैं, जिसे ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। तो ये सब कारक शायद उनकी व्यक्तिगत पकड़ को दर्शाते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है। उनके समर्थक उन्हें तमिलनाडु का मोदी और कोयम्बटूर का वाजपेयी भी कहते हैं। स्रोत इन उपनामों के पीछे क्या कारण बताते हैं? क्या ये सिर्फ भावनात्मक नारे हैं? देखिए, स्रोत सीधे सीधे तो नहीं कहते, पर इशारा यही मिलता है कि ये उपनाम शायद उनकी कार्यशैली, उनका जमीनी स्तर पर जुड़ाव और पार्टी के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसको दर्शाते हैं। अच्छा। और याद कीजिए, 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पद था। जी, और उसी दौरान उन्होंने वो बहुत लंबी रथ यात्रा की थी, 93 दिनों की, करीब 19,000 किलोमीटर। हाँ, उसके बारे में मैंने पढ़ा था। क्या मुद्दे थे उस यात्रा के? मुद्दे कई थे, जैसे नदियों को जोड़ना, अस्पृश्यता मिटाना, आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना। इस यात्रा ने उनकी छवि को एक जमीनी और जुझारू नेता के तौर पर काफी मजबूत किया था। तो शायद इन सब वजह से ही समर्थक उन्हें उन बड़े नेताओं से जोड़ते होंगे। हाँ, संभव है। अच्छा, राजनीति के अलावा क्या उन्होंने कोई और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभाली? जी हाँ, बिल्कुल। 2016 से 2020 तक वो कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई मंत्रालय के तहत आता है। कॉयर बोर्ड, इसका क्या काम होता है? ये नारियल के रेशे यानी कॉयर से जुड़े उद्योग को देखता है और स्रोतों के मुताबिक
उनके कार्यकाल में कॉयर का जो निर्यात था वो 2500 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। अच्छा, ये तो उनके प्रशासनिक कौशल का भी एक प्रमाण है। जी, कह सकते हैं। इसके अलावा वो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। तो एक लंबा अनुभव रहा है संगठन में भी और प्रशासन में भी। निश्चित रूप से। और फिर आता है राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल, जो काफी कहना चाहिए तेजी से कई राज्यों तक फैला। जी हाँ, शुरुआत हुई फरवरी 2023 में जब वो झारखंड के राज्यपाल बने। हाँ। फिर मार्च 2024 में उन्हें कुछ समय के लिए तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। और अब 31 जुलाई 2024 से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बाप रे, मतलब 1.5 साल के अंदर ही झारखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी और फिर महाराष्ट्र। जी, झारखंड में उनका जो कार्यकाल रहा उसमें उनका दृष्टिकोण काफी अलग था। वो खुद बताते थे कि वो सिर्फ राजभवन में नहीं बैठना चाहते। अच्छा। हाँ, वो लगातार गांव का दौरा करते थे, लोगों से मिलते थे। उनका एक बयान भी काफी चर्चा में रहा था, जब उन्होंने कहा, मैं यहाँ शासन करने के लिए एक ब्रिटिश गवर्नर नहीं हूँ, मैं यहाँ सेवा करने के लिए एक भारतीय गवर्नर हूँ। ये उनकी कार्यशैली को दिखाता है, लोगों से जुड़ने की कोशिश। बिल्कुल। और अब जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम है, एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। ये जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद हुआ है ना? जी हाँ, बिल्कुल। एनडीए के उम्मीदवार वो हैं और विपक्ष की तरफ से यानी इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अच्छा, जस्टिस रेड्डी। तो मुकाबला इन दोनों के बीच है। चुनाव कब है? चुनाव 9 सितंबर 2025 को होना है और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी स्रोतों में मिला। उनकी मां जानकी अम्मल ने बताया था कि उनका नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया था। हाँ, ये काफी दिलचस्प बात है। उनकी मां की उम्मीद थी कि वो भी उन्हीं की तरह विद्वान और सम्मानित बने। और ये देखिए, अब वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। जी, और अगर वो चुने जाते हैं तो ये एक और संयोग होगा, वो तमिलनाडु से आने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर आर वेंकटरमन, और अब अगर वो बनते हैं तो वो तीसरे होंगे। ये तो वाकई काफी रोचक है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसा नेता जिसने बिल्कुल जमीनी स्तर से संघ और जनसंघ से शुरुआत की। हाँ, फिर सांसद बने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कॉयर बोर्ड जैसे संस्थान का नेतृत्व किया और फिर एक के बाद एक कई राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली। एक बहुत ही विविध और लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है उनका। निश्चित रूप से उनका सफर काफी लंबा और बहुआयामी है। और जैसा एक स्रोत ने बताया था कि वो लंबी दूरी के धावक थे। हाँ। तो शायद ये उनके राजनीतिक करियर के धैर्य और निरंतरता का भी एक प्रतीक है, कह सकते हैं। अब ये उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी उनके सफर का एक बिल्कुल नया अध्याय है। सही कहा। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। एक व्यक्ति का अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के तौर पर जो संवैधानिक अनुभव होता है और साथ में दशकों का जमीनी राजनीतिक अनुभव, ये सब उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद, खास तौर पर राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभाने में किस तरह से सहायक या प्रभावी हो सकता है, इस पर जरूर सोचेगा। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली चर्चा तक अलविदा, फिर मिलेंगे।